Hey everyone, so I hope all of you are doing good. This is CA Ayush Goel, and today we are going to start with polity, our new, I can say, subject, which is polity, politics of India, even most being more specific. So polity basically है क्या चीज? Look, हम लोग सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है. ओके, पॉलिटिक्स बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके कारण हमारा जो देश है वो चल रहा है. ओके, और हमारा देश नहीं, कोई भी देश चल रहा है. सो पॉलिटिक्स जो है सब्जेक्ट है, ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में, और आई कुड से इवन अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो जिनके पास 8 सब्जेक्ट है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि 11th 12th में पॉलिटिक्स का कितना इंपॉर्टेंस होती है. उसके बाद अगर आप बीए के स्टूडेंट्स है, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो हम लोग कहाँ से पॉलिटिक्स की स्टार्ट करेंगे? हम लोग बेसिकली पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे हमारी हिस्ट्री से. इसको मैं कह सकता हूँ हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स, जहाँ पे पॉलिटिक्स इवॉल्व कैसे हुई इंडिया में. जब अंग्रेज आए उसके बाद से इंडिया में पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इंडिया में नेशनलिज्म आना स्टार्ट हुआ. तो उस पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे अंग्रेजों के समय से पॉलिटिक्स इंडिया में चली आ रही है, और कैसे आज आज की पॉलिटिक्स कैसे उस समय से डिफरेंट है, उस टाइम से डिफरेंट है. सो हम सबसे पहले क्या चलेंगे? हिस्ट्री में चलेंगे, जहाँ पे हिस्ट्री में कैसे इंडिया में नेशनलिज्म, आई कैन से, जो देशभक्ति है वो कैसे इवॉल्व होना स्टार्ट हुई. ओके, कैसे उसने हमारे इंडिया के पूरे, आई कैन से, जो फेस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको चेंज किया, और आज की डेट में जो पॉलिटिक्स है कहाँ से कहाँ पहुंच गई है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली इंग्लिश टाइम से, जब अंग्रेज यहाँ थे. लुक, ये हिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना. मैं कह रहा हूँ हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स, बट इसमें हिस्ट्री का थोड़ा सा एलिमेंट है, बट ये मेनली हम पॉलिटिक्स जो है ना उसी की बात करेंगे इस, आई कैन से, इस सीरीज में. डेफिनेटली मैं इसके साथ साथ एक हिस्ट्री की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जहां हम प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ेंगे. गाइस, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो कि क्या क्या आने वाला है फॉर यू गाइस. लुक, हम लोग करेंगे हिस्ट्री. हिस्ट्री को आई कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स. पहला है मॉडर्न हिस्ट्री, सेकंड है एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री. नो, व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री, आई कैन से, वो पीरियड है जब इंडिया इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था, जब वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी. उसके बाद से ऑलमोस्ट जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई, जो मॉडर्न, उसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री. अब वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की, इसका मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी कि वास्को डी गामा आया था, पहाड़, मतलब फावड़ा वावड़ा लेके खुदाई की, तब इंडिया नीचे से निकला, उसको बोलते हैं इंडिया की खोज. नो, इंडिया की खोज मतलब होता है समुद्री रास्ता, सी वे उसने निकाला था, और इस उसने सी वे के थ्रू इंडिया को, जो हमारे, जो मेन वर्ल्ड कहा जाता है, जो एक कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्ल्ड कहा जाता है, यूरोप, वहां से जोड़ा था. तो यूरोप से इंडिया का सी वे, समुद्री रास्ता, वास्को डी गामा ने सबसे पहले सर्च किया था 1498 में. इसको कहते हैं इंडिया की खोज. सो इंडिया की खोज इज नॉट समथिंग लाइक कि इंडिया पहले कुछ नहीं था, फिर आया वास्को डी गामा और उसने इंडिया बनाया. ये इंडिया की खोज नहीं है. इंडिया की खोज मतलब इंडिया का समुद्री रास्ता उसने खोजा था. इसको बोलते हैं द सर्च ऑफ इंडिया, विच इज डन बाय वास्को डी गामा इन 1498. तो उसने एक समुद्री रास्ता, इससे क्या हुआ, एक समुद्री रास्ता ढूंढने से जो इंडिया का व्यापार था, आई कैन से, जो इंडिया अभी तक जो मिडिल वर्ल्ड से अनटच्ड था, आज उसके बाद जब से उसने समुद्री रास्ता खोजा, उसके बाद से इंडिया में जो है, इंडिया जो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब बन गया था मिडिल वर्ल्ड के लिए, आई कैन से इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लिए, जहाँ पे इंडस्ट्री सबसे पहले हम कह सकते हैं कि यूरोप में इवॉल्व हुई थी. सो यूरोप, इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मार्केट बन गया था यूरोप के लिए, जहां यूरोप अपना फिनिश गुड्स जो है वो इंडिया में ला सकता था, और इंडिया
इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाता था, तो इंडिया से मसालों का एक्सपोर्ट होता था और फिनिश गुड्स यूरोप से आई कैन से इंपोर्ट होते थे इंडिया में। इसको कहते हैं इंडिया की खोज। सो दिस वी विल कवर इन मॉडर्न हिस्ट्री कि कैसे सिर्फ इंग्लिश ऐसे नहीं थे जो कि इंडिया में आए। ओके, इंग्लिश से पहले बहुत सारी फॉरेन पावर इंडिया में आ चुकी थी। आई कैन से डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ये सब इंग्लिश से पहले इंडिया में आ चुके हैं और इंडिया में रूल भी कर चुके हैं। बट इंग्लिश जो है, अंग्रेज, आई कैन से ब्रिटिशर्स, ये सबसे पावरफुल जिन्होंने सबसे पावरफुल कॉलोनी स्टैब्लिश की इंडिया में, वो थे ब्रिटिश। इसका रीजन क्या है, ब्रिटिश क्यों इतने पावरफुल थे, ये भी हम सब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? एंशियंट हिस्ट्री आई कैन से बहुत ही पुरानी, जैसे हम कह सकते हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा जहां इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे इंडिया में थी, वैसे ही मिस्र में, आई कैन से इजिप्ट में और कोई सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इस तरीके से 3-4 सिविलाइजेशन जो है साथ साथ इवॉल्व हुई थी। इसके अलावा, इन सिविलाइजेशंस के अलावा हम लोग पढ़ेंगे वैदिक टाइम, जब वेदा लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये एंशियंट इंडिया का पार्ट है। इसके अलावा आई कैन से मौर्य, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, एंड लाइक दिस बहुत सारी डायनेस्टीज इंडिया में हुई। बहुत सारे, आई कैन से, डायनेस्टी क्या होता है, एक परिवार होता है जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट को रूल करता है। जैसे अगर मैं बात करूं मौर्य डायनेस्टी की, तो मौर्य डायनेस्टी अंग्रेजों से जो बाद में आती है, जिन्होंने इंडिया को सबसे बड़ा पार्ट इंडिया को रूल किया, वो है मौर्यन डायनेस्टी। डेफिनेटली मुगल्स ने भी बहुत बड़ा पार्ट इवॉल्व किया था। मुगल्स जो है वो हमारे आएंगे मिडाइवल इंडिया में। सो एंशियंट इंडिया में आई कैन से हमारे आएंगे जो भी हमारे पुरानी डायनेस्टी हुई अप टू 700-800 ईसी, सॉरी 700-800 एसी तक जो भी हमारी डायनेस्टीज हुई है, वो सब कुछ आएंगे हमारी एंशियंट इंडिया में। मिडाइवल इंडिया में 800 के बाद से जो हमारे मुगल आना स्टार्ट हुए, मुस्लिम रूरल्स जो है, जो अरब से आना स्टार्ट हुए, वो सब आएंगे मिडाइवल इंडिया में। इसमें बहुत बहुत ही फेमस रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इस जो इस मिडाइवल इंडिया में आए थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए। ओके, इसके अलावा मुगल्स हो गए, लोधी डायनेस्टी हो गई। इस तरीके से 5-7 ऐसी डायनेस्टी थी जिन्होंने इंडिया को रूल किया। ये सब आएगी मिडाइवल इंडिया में। सो एंशियंट इंडिया मैंने बता दिया आपको क्या आएगा, मिडाइवल इंडिया क्या आएगा, और मॉडर्न इंडिया क्या आएगा। सो ये तीनों हमारी हिस्ट्री का पार्ट होंगे। हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के आने के बाद कैसे इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटी हुई इंडिया में, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म। कैसे इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ा, नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने कौन कौन से एक्ट लगाए इंडिया में, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एक्ट्स लगाए। ओके, और मतलब आई कैन से जो नेशनलिज्म जहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद से जितने भी इंडिया में पॉलिटिकल चेंज हुए, वो सब कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक बार टॉपिक्स भी बता देता हूँ। हम लोग अबाउट द कांग्रेस पढ़ेंगे कि कांग्रेस इंडिया, अगर हम इंडिया की पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कांग्रेस वाज द फर्स्ट पार्टी जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी, सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी जो इंडियंस ने एस्टैब्लिश की थी। आपको पता होगा कि कांग्रेस किसने एस्टैब्लिश की थी। ही वाज ए ओ ह्यूम, एक इंग्लिश ऑफिसर थे ए ओ ह्यूम, वो माने जाते हैं कांग्रेस जिन्होंने कांग्रेस एस्टैब्लिश की थी। सो ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस एस्टैब्लिश की थी। तो हम कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कांग्रेस कैसे इवॉल्व हुई। आपने फिर मॉडरेट और मिलिटेंट्स के बारे में सुना होगा, मॉडरेट नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट। हिंदी में मैं बोलूँ तो नरम दल और गरम दल। तो विल रीड अबाउट द मॉडर्न सॉरी मॉडरेट एंड मिलिटेंट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया में अपने कंट्रोल करने के लिए, मतलब इंडिया में, सिंस इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर तो एस्टैब्लिश कर ली थी, बट इंडिया में उस पावर को मेंटेन कैसे किया, पॉलिटिकली कैसे मेंटेन किया। तो उन्होंने पॉलिटिकली बहुत सारे एक्ट लाए इंडिया को रेगुलेट करने के लिए। जैसे अभी अगर आप देखो तो अभी के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट
किसी भी कंट्री को रेगुलेट कैसे करती है, बिल्स लाके, उसको एक्ट बना के, नए नए कानून बना के। उसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने भी नए नए कानून बनाए ताकि वो इंडिया को रेगुलेट कर सके। ओके, सो हम उस कानूनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कानून थे, इनको बोलते हैं लाइक चार्टर्ड एक्ट्स थे। स्टार्टिंग में चार्टर्ड एक्ट्स आए, उसके बाद 1858 का एक्ट, 1861 एक्ट। ओके, सो द गवर्नमेंट ऑफ, इनको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली। सो कैसे इंडिया में पॉलिटिक चेंज हुई, कैसे शुरुआत में जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया बनाया गया, उसके बाद हमारे वायसराय आने लगे। सो कैसे ये सब अंग्रेजों के अंदर पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से क्या पॉलिटिक्स आई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन में इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम ये सब पढ़ेंगे। सो अभी ये वाली जो क्लास है ये हमारी पॉलिटिक्स की क्लास है, पॉलिटिक्स। सो हम आज का टॉपिक जो है वो नेशनलिज्म इन इंडिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी आई कैन से इंडिया में एक नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना, वो कैसे इंडिया में, इंडिया के लोगों में वो कब से, वो वाली फीलिंग कब से स्टार्ट हुई कि हाँ ये देश हमारा है और हम लोग इसे रूल करेंगे, कब से स्टार्ट हुई। सो भाई, नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म इवॉल्व कैसे हुआ, किन कारणों से लोगों में नेशनलिज्म आया। सो आई कैन से कि नेशनलिज्म आने का पहला कारण ये था कि लोगों को अंग्रेजों की जो पॉलिसीज है अब वो खटकने लगी थी। पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स वर नो मोर बियरेबल। ओके, अब लोगों को अंग्रेजों की पॉलिसीज खटकने लगी थी, जो भी अंग्रेज पॉलिसी बना रहे थे ना वो कहीं ना कहीं इंडिया को इकोनॉमिक ड्रेन कर रहा था। इकोनॉमिक ड्रेन पॉलिसी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ड्रेन पॉलिसी आई थिंक गोपाल कृष्ण गोखले ने दी है। इसमें, इस पॉलिसी में है क्या, आई एम नॉट सो श्योर ये दादा भाई नेहरूजी की है या गोपाल कृष्ण गोखले की है, बट इस पॉलिसी में है क्या, इस पॉलिसी में ये है कि अंग्रेज जो है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी थी कि इंडिया में जो भी बिजनेस है वो पूरे तरीके से खत्म होते जा रहे थे, और इंडिया की इकोनॉमी जो है, इंडिया का पैसा जो है वो ब्रिटिश में जा रहा था। इसलिए कहते हैं ना कि इंडिया पहले सोने की चिड़िया था, बट अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने इंडिया को लूट लिया। वो सब यही है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने इंडिया को लूटा। वो इकोनॉमिकली पूरा इंडिया को ड्रेन कर रहे थे, इकोनॉमिकली इंडिया का जो इकोनॉमिक वेल्थ है उसको बाहर लेके जा रहे थे। अब कैसे कर रहे थे वो ये काम, इंडिया से जो रॉ मटेरियल है, इंडिया में जो रॉ मटेरियल है बहुत ही सस्ते दामों में ब्रिटेन लेके जा रहे थे। वहां से फिनिश गुड्स लेके आ रहे थे जो कि बहुत ही सस्ता बनता था, क्योंकि वहां पे बल्क में प्रोडक्शन होता था तो बहुत ही सस्ता फिनिश गुड बनता था। अब उस फिनिश गुड्स को लाके यहाँ पे बेचते थे। अब सिंस हमारे पास तो मशीनरी वगैरह थी नहीं, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता था वो काफी महंगा होता था कंपेयरिंग टू ब्रिटिशर्स। और वो लोग जो बनाते थे वो लेटेस्ट मशीन्स का यूज करके बनाते थे। अब सिंस आप लोगों को पता है कि अगर आप खादी पहनते हो, अगर आप हैंडमेड कोई भी वुलन या फिर कोई भी क्लोथ पहनते हो तो वो थोड़ा महंगा होगा, बट उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होगी। बट सिंस क्या हुआ, उस टाइम अंग्रेजों ने सस्ता माल जो है इंडिया में इतना फ्लो कर दिया कि लोग एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने को तैयार ही नहीं थे खादी के लिए या क्वालिटी गुड्स के लिए। ओके, सो इस तरीके से क्या हुआ, पूरे इंडिया में इकोनॉमिकली इंडिया की तो जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह थी वो सब बंद हो गई। क्यों? क्योंकि सारा माल बाहर से आने लग गया। इवन मैं सिर्फ क्लोथ का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि बाहर से इंडिया में आने लगी और अब इंडिया में उसका प्रोडक्शन बंद हो गया। तो इस तरीके से इकोनॉमिकली इंडिया स्लेव होता गया, गुलाम होता गया अंग्रेजों का। सो ये ब्रिटिशर्स की जो ये पॉलिसीज थी ना, इकोनॉमिक ड्रेन की पॉलिसी, और इंडिया को आई कैन से इंडिया में जो भी बिजनेसेस उसको कंप्लीटली खत्म करने की पॉलिसी, तो इन सब पॉलिसीज को अब इंडियंस पहचानने लग गए थे। अब उनको पता चल गया था कि यार हमारे बिजनेसेस खत्म हो रहे हैं। इस बात ने नेशनलिज्म को एक तरीके से बढ़ावा दिया। दूसरा है
वेस्टर्न थॉट्स। अब वेस्टर्न थॉट्स क्या है? वेस्टर्न एजुकेशंस। अब सिंस अंग्रेजों ने अपनी फॉरेन एजुकेशन को यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो इंडियंस को अपना स्लेव बना सकें। कैसे? अगर इन फॉरेन एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगी तो वो ये समझा रहे हैं बेसिकली इंडियंस को कि इंडियन कल्चर कुछ भी नहीं है, इंडियन जो संस्कृति है वो एकदम बेकार है, और फॉरेन थॉट्स, फॉरेन वैल्यूज जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके से इंडिया को इंडियन कल्चर से दूर लेके जा रहे थे, और इस वो इंडियंस को इतना ट्रेन कर रहे थे, सिर्फ इतना ही ट्रेन कर रहे थे कि वो उनके लिए काम कर सके, इंडियंस इंग्लिश के लिए काम कर सके एज अ स्लेव। ओके, बट इसका एक साइड इफेक्ट क्या हुआ? अब वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडियंस में नए थॉट्स डेवलप हुए, नई तरीके से वो लोग सोचने लगे, और जो कुछ इंटेलेक्चुअल इंडियंस थे उन्हें ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है वो उन्हीं के अगेंस्ट में यूज की जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से एजुकेशन ली, अपने आप को डेवलप किया, अंग्रेज कैसे बिजनेस कर रहे हैं, इंग्लिश कैसे बिजनेस कर रहे हैं, किस पॉलिसीज को यूज करके इंडिया को गाइड कर रहे हैं, इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब पॉलिसीज को समझा और उन्हीं पॉलिसीज को उनके अगेंस्ट में यूज किया। सो ये एक तरीका था जिसने कि नेशनलिज्म को इंडिया में बढ़ाया। आपको पता हो तो भगत सिंह जो है वो भी काफी एडुकेटेड थे, ठीक है, उन्होंने भी इंग्लिश एजुकेशन ली थी। और इवन जो बहुत सारे हमारे, आई कैन से, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल लीजिए, इन्होंने इंग्लिश की एजुकेशन को यूज इंग्लिश के अगेंस्ट में ही किया। ओके, तो इन्होंने इसको एक वेपन बना लिया था अगेंस्ट द इंग्लिश। तीसरा क्या हुआ? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। अब कुछ एक लीडर्स जो है ना, उनके कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स से इंडिया जो है पॉलिटिकली एकजुट होने लगा। पॉलिटिकली एकजुट कैसे होने लगा कि लोगों को सही पॉलिटिक्स समझाया उन्होंने कि किस तरीके से हम इंडिया को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं। अब इन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज का नाम अगर मैं लूं तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, डेफिनेटली हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी, और बहुत सारे, मतलब इनका बहुत नाम है, शाम मुझे बहुत टाइम लग जाएगा नाम लेते हुए। सो ये सब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट किया। फिर अगला रोल प्ले किया हमारी प्रेस ने। अब प्रेस ने कैसे रोल प्ले किया? अब इंडिया में जो भी अंग्रेज गलत करते थे उसको प्रेस वाले पूरे इंडिया को दिखाते थे, और इंडिया में इतने सारे न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गए थे। हाउएवर इंग्लिश ने बहुत सारे रेगुलेशंस लगा दी न्यूज़पेपर्स पे, बट स्टिल बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ऐसे थे जैसे कि केसरी, मराठा, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कई न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। तो इन सब न्यूज़पेपर्स ने क्या हुआ, एनी बिसेंट के न्यूज़पेपर्स थे, ये सब बेसिकली न्यूज़पेपर्स ने क्या किया, इन सब न्यूज़पेपर ने नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना वो इंडिया वालों में भर दी। कैसे? अब जो भी अंग्रेज कर रहे हैं, जो भी गलत अंग्रेज कर रहे हैं, वो पूरे देश को दिखाया कि हाँ ये इस तरीके से गलत कर रहे हैं इंडियंस के साथ, यहाँ पे इनके राइट्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे पीटा जा रहा है, यहाँ पे मारा जा रहा है। तो इंडियंस में एक नेशनलिज्म की फीलिंग है, एक देशभक्ति की फीलिंग है कि ये हमारे देश में होते हुए हमारे साथ ऐसा गलत कर रहे हैं। ओके, सो न्यूज़पेपर्स और प्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नाउ हमारा जो कल्चर है, कल्चर एंड पास्ट, इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि इंडियन कल्चर जो है ये धीरे धीरे दूर होता जा रहा था इंडियन से ड्यू टू इंग्लिश। ओके, हम लोग विदेशी कल्चर की तरफ जा रहे थे और इंडियन कल्चर को छोड़ रहे थे। सो कुछ लोगों को डेफिनेटली ये पसंद नहीं आया, जैसे आर्य समाज हो गया, ब्रह्मो समाज हो गया, इन सब ने क्या किया, अब वेदास को रिवाइव करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में देखेंगे, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कि कैसे उन्होंने मूर्ति पूजा को है
मूर्ति पूजा, आइडल, आई कैन से आइडल वर्शिप, उसको पूरी तरीके से विरोध किया, वेदा को रिवाइव करने की बात कही। सो इन सब चीजों ने क्या किया, ऐसे जो ग्रुप्स बने, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना सभा, ओके, इन सब ने क्या किया, इन सब ने इंडियन कल्चर की तरफ इंडिया को वापस ले गए। ओके, अंग्रेज क्या गलत कर रहे हैं वो बताया, और इससे नेशनलिज्म की फीलिंग एक तरीके से पैदा की। ओके, सो सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, इनको सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स बोलते हैं। सो ये सब जो आई कैन से चीजें हुई, इसने इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ दिया। ओके, और इन सब के कारण ही इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग दोबारा पैदा हुई। इंडिया में देशभक्ति का एक जो कहते हैं ना स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग इन सब कारणों से हुई नेशनलिज्म की। सो ये एक बिगिनिंग थी बेसिकली ये पॉलिटिक्स की, जहां हम मैं आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट इट विद द वेरी बेसिक टॉपिक, एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जो है ना, नेशनलिज्म, उस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहता था। अब अगले में हम देखेंगे कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट ने निकले और मॉडरेट कैसे निकले, मॉडरेट नेशनलिज्म एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म, नरम दल, गरम दल, तो ये सब कैसे इवॉल्व हुए। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में बेसिकली इस पे होगा कि मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड मॉडरेट नेशनलिज्म ये कैसे इवॉल्व हुई, कैसे इन्होंने अपनी अपनी तरीके से कंट्रीब्यूट किया इंडिया की इंडिपेंडेंस में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।